बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज के अहम इशूज़ ज़ाहिर है पेट्रोल बम जो गिरा यहाँ पर। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। क्या फरमाते रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आबूसर के भाइयों और बहनों, कल इमरान खान ने जो मुआहदा किया था IMF से, जिसमें ये उनसे मुआहदा करके आया था कि हम तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, कल हमें इसके किए हुए मुआहदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। लेकिन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। ये तो कहता था ना कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं पाकिस्तान में। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बम जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। नाज़रीन, हम सब पुराने पाकिस्तान में वापस आ चुके थे उसी दिन जिस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था। स्पेशली इन 2 लोगों को चुना गया है, बिलावल साहब को और मरियम साहिबा को, क्योंकि फ्यूचर पॉलिटिशियंस ये दोनों अपने आप को समझते हैं और ऐसा महसूस भी होता है कि शायद इन दोनों के वालिद बड़े सरगर्म है कि किसी भी तरह इन दोनों में से एक वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान का, या बारी बारी ये दोनों ही हर 5 साल के लिए बारी बारी मुंतखब होते रहे। बहन भाई का एक ताल्लुक़ है इन दोनों का आपस में। ये कहती थी मरियम साहिबा। और बिलावल साहब जो कुछ फरमा रहे थे, 20 रुपये लीटर इजाफ़ा किया गया है। इसहाक डार साहब ने आकर कौम को खुशखबरी सुनाई है और कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर इस अवाम का गला घोंट रहे हैं। 20 रुपये लीटर पेट्रोल की प्राइस रातों रात बढ़ा दी और फौरी इतलाक़ होगा इसका। गरीब मरता है तो मरे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो मरियम साहिबा फरमा रही थी ना अभी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दिल में दर्द उठता है, आज तो ऐसा महसूस होता है जिस तरह खुदा ना ख्वास्ता हार्ट अटैक ही ना हो जाए उनको। इकट्ठा 20 रुपये लीटर, 1 रुपये लीटर बढ़ता है। यहाँ पे अवाम में हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्या कमोडिटीज़ हों, क्या तमाम चीज़ें हों। अगर पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी हो जाएगी, LPG महंगी हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हर चीज़ में जो है वो प्राइस हाइक आएगी। तो ये सब कुछ इन्होंने दिया इस मुल्क को। दिस इज़ द पुराना पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू इट। ये उसी दिन खुशखबरी सुना दी थी अवाम को बिलावल साहब ने और इन तमाम लोगों ने, जब ये एक रजीम चेंज हुआ था इस मुल्क के अंदर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू ये सब लोग वापस आए थे। लेकिन इन्हीं के अपने रहनुमा ये फरमाते हैं कि कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता विदाउट द हेल्प ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, या जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनकी मदद के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। ये फरमाते थे SN इकबाल साहब और तमाम बड़े नून लीग के सीनियर लीडर्स। अब जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब बात बात पर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो तरक्की याफ्ता, जो बेहतर काम हो रहा है वो हमारे सिपा सलार साहब कर रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो फिर एक डमी वज़ीर आज़म हैं, अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पहले तमाम वज़ीर आज़म डमी रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आप भी वही परफॉर्म कर रहे हैं और आप भी एक डमी वज़ीर आज़म की हैसियत से ही हैं, क्योंकि हर दफ़ा हर किताब के अंदर आपकी तरफ से यही बात होती है कि सिपा सलार साहब इस मुल्क के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ बेहतरी हो रही है वो तमाम काविशें सिपा सलार की हैं। आज
वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी बातें की और आर्मी चीफ साहब ने भी कौम से बड़ा एक भरपूर खिताब किया और सरमायाकारों को भी पाकिस्तान के अंदर आने की दावत दी और कहा कि सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे ख़जानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। बड़ा पॉजिटिव है माइंस एंड मिनरल्स को जिस तरह से अब फ़ौज ने डायरेक्टली टेकअप किया, क्योंकि जब तक ये सियासतदानों के हाथों में रही है कुछ भी नहीं हो सका इस मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया हुआ इतने मादनियात, इतने ज़खायर हैं जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर सकी। आज तक कभी किसी को जहमत ही गवारा नहीं हुई है कि हम अपने मुल्क को कर्ज़ों से निकाल सकते हैं। एक एक सिंगल माइन से रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को देखें, बाकी तमाम चीज़ों को देखें। इस मुल्क में अल्लाह का दिया इतना कुछ है। कॉपर गोल्ड की बात करें, यहाँ पे आयरन ओर की बात करें, यहाँ पे तमाम मिनरल्स की बात करें, वी हैव सो मच। लेकिन कभी भी किसी भी हुकूमत को तौफीक नहीं हुई आज तक ये करने की। अब सिपह सलार ने ये इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने बता दिया है, आज बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया कौम से उन्होंने और बता दिया बाकायदा कि इस मुल्क को अब हमने एक तरक्की की राह पर गामज़न करना है। किस तरह से तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे? इस मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। उन्होंने बाकायदा हवाला दिया और अल्लाह ताला की एक कुरानी हवाला दिया, कुरानी आयत का। उन्होंने कहा कि अल्लाह उनकी मदद नहीं करता जो ख़ुद अपनी मदद नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो फरमाते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, हमारे हाथ में तो कशकोल है, हम तो मांग ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मांगना आता है वज़ीर आज़म साहब को और कुछ नहीं करना आता। आज शहबाज शरीफ साहब ने ये बात भी की कि करप्शन के अंबार लगे इस मुल्क के अंदर और करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुँह से कहा कि गुज़िश्ता तमाम सालों में मुल्क के अंदर करप्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी यहाँ पर बरसर इक़्तिदार रहे हैं, इनकी पार्टी 3 बार हुकूमत कर चुकी है, करप्शन के हिस्सेदार फिर ये भी हैं और ये तमाम लोग भी हैं इसके साथ ही। इस सब गुफ्तगू पे हमें ज्वाइन करेंगे जावेद इकबाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी शुक्रिया बिलाल। जावेद भाई, आज पेट्रोल बम्ब गिरा दिया आवाम के ऊपर और 20 रुपये का इजाफा अचानक से कर दिया और कहा गया है कि मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर हम ये फैसला कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी है। जबकि यही लोग कहा करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत 1 रुपया भी बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म भी चोर है, और यही लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे सर। अब 20 रुपये का अचानक से इजाफा करने के बाद व्हाट एक्सक्यूज़ दे हैव? एक्सक्यूज तो उन्होंने खुद ही दे दी है कि बुनियादी तौर पे देखो बिलाल, एक बात है कि पाकिस्तान की जो माशी सिचुएशन है वो अब इतनी खराब हो चुकी है जी कि पाकिस्तान माशी तौर पे अगले कम अज कम 20 साल इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले जो 35-40 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं जी, इस 35-40 साल में आपने जितना कर्जा लिया वो कर्जा अदा करने के लिए लिया। ठीक। अच्छा, उसके लिए जो काम करने के थे कौमों के वो काम आपने नहीं किए। मिसाल के तौर पे आपको डैम्स बनाने थे, आपने डैम्स नहीं बनाए। ठीक। आपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बजाय आपने हाउसिंग सोसाइटियों को प्रमोट किया और मुल्क में सारी जमीनों पे हाउसिंग सोसाइटियां बनना शुरू की, यहाँ तक कि इंडस्ट्री का पैसा भी हाउसिंग सोसाइटी से चला गया। बिल्कुल। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान ने स्वाय कॉटन के या टेक्सटाइल के आपने अपनी किसी एक्सपोर्ट पे तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, जब आपने एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दी एक सेक्टर को के अलावा, तो फिर पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता गया दिन तक। अच्छा, जब क्योंकि आप पे तो सबसे बड़ा लोड पेट्रोल की इंपोर्ट का है ना जी, जो आपकी बिजली बनती है वो भी पेट्रोल से बनती है और जो आपका पेट्रोल कंज्यूम होता है वो भी पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट होता है। तो बुनियादी तौर पे आपने इस मसले की हल के लिए कोई लाहेमंदी तय नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले कई सालों से चलता गया, चलते चलते और कर्जों की अदायगी के लिए और कर्जे लेते गए, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज आप करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस गए और उसके बाद डेट ट्रैप में भी फंस गए। अब पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है
कि इसको निकलने के लिए जो मैं पहले बात कर रहा था 20 चाल चाहिए, वो भी उस सूरत में अगर आज आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करते हैं। जब और डायरेक्शन दुरुस्त होती इसलिए नजर नहीं आ रही कि एक मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है करप्शन के खिलाफ बात कर रहा है कि इस मुल्क को करप्शन खा गई। बिल्कुल। तो मेरे भाई, मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, पिछले 35-40 साल से आपका खानदान और आपके जो अथॉरिटी हैं वो हुक्मरान रहे हैं। बिल्कुल। तो करप्शन फिर मैं जाके ये मालदीव में तलाश करूं, श्रीलंका वालों के गिरेबान पकड़ूं, या बांग्लादेश के लोगों के गिरेबान पकड़ूं, या उनके लीडरों को पकड़ूं? मेरा कौम तो सवाल फिर आपसे करेगी ना, या अफ्रीका के लीडरों को मैं पकड़ूं? बात यह है, दरमियान में जो 9-10 साल मुशर्रफ का दौर था, उस दौरान तो मेरे भाई आपका डॉलर भी वही रहा। बिल्कुल। 60, 62, 58, 62 रहा। सर तरक्की हर तरफ नजर आती थी, कहते हैं शायद वो सुनहरा दौर था आपके दौर से कंपैरेटिव। जी। फिर ये सिर्फ एक बात नहीं है जी। फिर आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को 32 अरब डॉलर या 33 बिलियन डॉलर के कर्जे पे छोड़ा था। तो मुशर्रफ साहब भी 32-33 बिलियन डॉलर के कर्जे पे छोड़ के गए ना। आपका कर्जा बढ़ा, उस वक्त आपकी रेलवे भी प्रॉफिट में थी, पीआईए भी प्रॉफिट में, स्टील मिल्स भी प्रॉफिट में थी सर। अच्छा, स्टील मिल भी प्रॉफिट में थी, और बिजली का भी ऐसा कोई बहरान नहीं था। बदकिस्मती ये है कि उसके बाद तो पाकिस्तान को पहिए लगा दिए गए। जरदारी साहब आपके साथी हैं ना, आपके साथी हैं जिनसे आप सुबह दोपहर शाम मशवरे से चलते हैं, और इस 1.25 साल में जो पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क किया है, तो आपने उनके साथ मिलकर किया है ना। तो वो उन्होंने 5 साल में पीआईए भी खत्म कर दी, स्टील मिल भी खत्म कर दी, रेलवे को भी 0 पे कर दिया, और आपका 18 घंटे पे लोड शेडिंग चली थी। और उसके बाद आ जाए, आपकी हुकूमत आई, बांग्लादेश ने 6 लाख पर मेगावाट के प्लांट लगाए, $6 लाख पर मेगावाट के प्लांट लगाए। बिल्कुल। इंडिया ने 6.25 लाख पर मेगावाट के प्लांट लगाए, और आपने $1.1 मिलियन के मेगावाट के प्लांट लगाए। मुझे कोई बताएगा इस मुल्क में, सवाल करेगा मेरा मोहतरम शहबाज शरीफ जब सवाल कहता है कि इस मुल्क को करप्शन खा गई, तो मेरे भाई ये भी तो हमें बता दो, ये जो पावर प्लांट लगे जी, उनमें जो कमीशन खाए गए, और जो इंजीनियर एस्टिमेट जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का उठा लो, या जो साराएं बनी, मोटरवेज बनी, जो इमरान खान पिटता रह गया, 1200 अरब रुपए की सड़कें बनी। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं, उनके इंजीनियर एस्टिमेट तो उठा के देखो, कभी उठा के इन पे तो नजर दौड़ाओ कि इस मुल्क को क्या ऑरेंज लाइन ट्रेन की जरूरत थी जिस पे 300 अरब रुपए आपने लगा दिया, और हर साल उसकी सब्सिडी भरनी है अरबों रुपया सर। हर साल अवाम ने टैक्स के पैसों से सब्सिडाइज करना है। और बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस मुल्क में कभी भी व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं पकड़ा गया। एक इंजीनियर एस्टिमेट बना, पेपरा रूल के मुताबिक उसकी बन गई बात, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कहां से पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? ना कोई सबूत है ना कुछ, इसलिए तो ये वो हमाम है जिसमें सारे नंगे। अब मुझे बताओ कि किसके गिरेबान पे पकड़े? और आज जो पेट्रोल पंप गिरा है, बुनियादी तौर पे तो इसकी बुनियाद तो इमरान खान खुद भी रख के गया, पीटीआई की हुकूमत रख के गई है। लेकिन चलो, वो तो अरस्तू थे, उन्होंने तो जुल्म कर गए जी। तो मेरे मोहतरम, आप करप्शन खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए ये नारा लगा के आए थे, महंगाई मुकाम मार्च किया था और ताकत थी। आपने 3 महीने फिर पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? जब और उस वक्त जो $4 अरब का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, उसका खून तो मैं फिर आपके गिरेबान से ही निकालूंगा ना। तो कहने का मकसद ये है, हमारे हुक्मरानों के रवैये बड़े सादा से हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमने अवाम के कंधों पे हुकूमतों में नहीं आना, हमने ताकतवर हल्कों के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आना है। तो वो जब हुकूमत में आते हैं
तो उनका रवैया अवाम के साथ वो नहीं होता जो एक जमहूरियत और आइन कहता है। उनका रवैया होता है कि हमने खुश कैसे रहना है, और उस खुशी में जो करप्शन हो सकती है वो करते हैं। बस सिंपल सी बात है। ये मजमूई तौर पे आज पेट्रोल वाली कहानी है, इसके पीछे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि IMF ने जो आपके साथ की है, पूरी रियासत के हाथ पैर बांध के अंगूठे लगा के अगलों ने एग्रीमेंट किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेजिटिमेसी खो चुकी हैं। उन पर कोई दुनिया की कोई पावर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। हर जगह पे आर्मी को कहा जाता है, और उसका हाल आप रिसेंटली देख लें कि आर्मी को ये 3 इनिशिएटिव लेने पड़े, IT, एग्रीकल्चर और माइनिंग, बिकॉज गवर्नमेंट इनकेपेबल है। कोई इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब आपको अप्रोच करते हैं तो आप अपनी दिहाड़ी, करप्शन और सौदेबाजी करते हैं। सर एक लिहाज से तो बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट इससे पहले कई साल यानी कई डेकेड सियासतदानों के हाथ में रही हैं और कभी कुछ भी नहीं हो सका। इस पे किसी किस्म की प्रमोशन नहीं हो सकी, एडवांस फार्मिंग नहीं हो सकी, माइंस को कभी किसी ने इस मुल्क के अंदर कोशिश ही नहीं की है प्रमोट करने की। अब सिपा सलार साहब ने जो आज खिताब किया, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। 1991 में आपको कोयला डिस्कवर हो गया था आपका जी, ठीक है। टिल 1918 आप कुछ भी नहीं कर सके। फिर वही पार्टनरशिप फौज के कहने पे थर्ड कोर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला काम एंग्रो ने इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज बाहर से आई, और उसका नतीजा ये निकला कि 4 साल में पाकिस्तान कहीं पहुंच गया। बिल्कुल, से बिजली बंद हुई है। 10% ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट अब थर्ड कोर से पूरी की जा रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बात यह है कि हुकूमतों के, सियासतदानों के मजमूई रवैये ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान को माशी तौर पे वायबल होने के लिए अब वक्त लगेगा, और उसके लिए भी सीरियसनेस चाहिए, जो कि मुझे नजर नहीं आ रही। लक्ष्य के आगे चलते हैं। बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम पे आज हमने सुना सिपा सलार साहब का भी खिताब था बाकायदा, और माइंस के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, उन्होंने बाहर से इन्वेस्टर्स को भी पुल अप किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अल्लाह के दिए गए बहुत से ज़खायर हैं, बड़े यहाँ पे मिनरल्स हैं, आप आएँ आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की दरियाफ्त भी करें और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचे। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया कि उन्होंने कहा कि अब वक्त बदलेगा पाकिस्तान का। अब जो इनिशिएटिव यानी फ़ौज जो खुद से आगे आ गई है और आके अब जो काम करेंगे, इससे मुल्क तरक्की करेगा। हाउ डू यू सी इट सर? देखो, बुनियादी तौर पे जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, फौज को अब समझ आ गई है बुनियादी तौर पे कि ये सियासतदान नाखिल है, इन्होंने कुछ नहीं करना। बिल्कुल, इन्होंने कुछ करना होता हो तो बहुत पहले कर चुके होते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और बुनियादी तौर पे जो आपके ये रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स ऑलमोस्ट $12 ट्रिलियन के हैं। बिल्कुल, जो आपका गोल्ड और तांबा है वो $1 ट्रिलियन का जी, और बाकी जो आयरन है और बाकी चीजें हैं जी, आयरन और बाकी मिनरल्स हैं जी, हाँ मिनरल्स हैं, वो $8 to $9 ट्रिलियन के। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हमने मूव कैसे करना है। मूव करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, हमने थर्ड कोर वाला प्रोजेक्ट किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा। अच्छा, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तीन चीजें हैं। एक, हुकूमत खुद, जिसने कानून साजी करनी है, जिसने फैसिलिटेशन करनी है, जिसके लिए आर्मी ने टेक ओवर किया है कि उसकी 1 विंडो फैसिलिटेशन होगी। और दूसरा, पब्लिक जो हमारी आम पाकिस्तानी है, फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, जैसे एंग्रो ने थर्ड में कर रहा है जी, उस तरह बाहर से वो एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर आएंगे। जब वो तीसरा पार्टनर आपका जो बाहर, जिनके पास मशीनरी है, टेक्निकल मैन पावर है, वो लोग आएंगे जी। तो ये तीनों का जब कॉम्बो बनेगा
वो जाके पाकिस्तान को इवेंचुअली सेल थ्रू करेगा। बट इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं। उसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ठीक। और वो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी हुकूमत इसकी लेजिस्लेशन कैसे करती है। अगर हमने अच्छी, क्योंकि इवेंचुअली देखो जो कंपनी आएगी जी, वो कंपनी डॉलर ही बाहर लेके जाएगी ना, उसने हमारे रुपये तो नहीं लेकर जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मिनरल्स होंगे उनके अगेंस्ट हमें पैसे देंगे या मिनरल्स लेकर जाएंगे, बट दैट वुड गो इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बिल्कुल। तो हमें उस चीज की जो इसकी कानून साजी है उसको बड़े अच्छे अंदाज से करना है, उसके परसेंटेज तय करना है, क्योंकि इससे सूबों की भी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। सूबों के जो लोकल लोग होंगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी और उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि सर ये ऑलमोस्ट तमाम ज़खायर जो हैं उन इलाकों में जो इंतहाई पसमानदा हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। पसमानदा इलाकों में जो ऑलरेडी बदहाली का शिकार है उधर खुशहाली आएगी, जैसे बलोचिस्तान है, KPK है, बिल्कुल, और सिंध का इंटीरियर का इलाका है, तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लोकल एरिया डेवलप होंगे। ये तो फायदा है। ओवरऑल पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान की जो जिसकी तरफ मैं पहले बात कर रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला इशू, उस पे पाकिस्तान काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसमें असल इंपॉर्टेंट देखो फायदा तब होगा जब हम सीरियस होंगे, हमने अपनी डायरेक्शन सीधी की कि हमने अपने मुल्क को दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लेके जाएंगे। क्योंकि इवेंचुअली अगर हमने इंडस्ट्रियलाइज ना किया अपने मुल्क को नहीं प्रमोट किया इंडस्ट्री के हवाले से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बनाए जहां इंडस्ट्री को वायबल ना किया, तो उस वक्त तक फिर इस चीज का फायदा नहीं होगा। और इसी तरह जो आपकी कोल है, कोल पे आपको डिपेंडेंसी या हाइड्रो पावर पे जाना पड़ेगा या कोल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ताकि सस्ती बिजली बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। ये वो एक लंबा चौड़ा रोड मैप है। अगर हमने उस पर काम ना किया, और इस पर मैं ये समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सर जवेद साहब, इस पे अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो हमारे पास कालाबाग डैम है और बहुत सी जगह अवेलेबल है जहाँ पे इजीली डैम बनाया जा सकता है और एक बड़े अच्छी बात ये है बिलाल, पाकिस्तान में अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, कि पाकिस्तान में अब हमारी पॉलिटिकल और रियासत को सीरियस होना पड़ेगा। अब सियासत अगर हम सीरियस ना हुए तो फिर मसाइल बहुत गंभीर हैं। हमारी ऑलरेडी इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि हमें अपने एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ठेके पे देने पड़ गए हैं। बिल्कुल। और ठेकों का मतलब ये है, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे कोई भी है, एक बात याद रखो, जब उनका कंट्रोल होगा तो कंट्रोल फिर उनका होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो दैट मीन्स आप अपनी सिक्योरिटी को वल्नरेबल कर रहे हैं। आप उस चीज को भी देखना है आपने। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सीरियस होना पड़ेगा, और जो इस वक्त डिवीजन है, डिवीजन और पोलराइजेशन को खत्म करना पड़ेगा, और मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी सियासत जरूर करें। लेकिन ये जो आपकी इकोनॉमिक, आपकी जो मईशत के ऊपर, बिल्कुल बल्कि मईशत के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि इनको एक 20 साल प्लान बनाना चाहिए। ठीक। उस 20 साल प्लान के पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ जाए, IT भी आ जाए, उसके अलावा आपका माशी प्लान भी आ जाए, जिसमें डैम्स भी आ जाए, एनर्जी सेक्टर भी आ जाए, तमाम चीजें आ जाए। ये लोग उन पर सियासत ना करें, बाकी जो मर्जी करते फिर क्या फर्क पड़ता है, हमें आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां दें, लेकिन उस माशी प्लान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। उस माशी प्लान, और मेरे ख्याल है सर अब जिस तरह से फौज ने सब डिपार्टमेंट्स टेकअप किए हैं, अब शायद इस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा और पॉजिटिवली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इनमें काम भी होगा। होना भी चाहिए। अगर ना क्यों नहीं होगा उसकी मैं वजह बता देता हूँ। इसलिए कंप्रोमाइज नहीं होगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है ना जी, वो सिचुएशन बहुत खतरनाक है।
ये इसी वजह से आर्मी चीफ को फ्रंट पे आके खेलने की जरूरत पड़ गई है। क्यों? कि देखो आज आप छोटी सी ब्लंडर करते हो ना, छोटा सा मिस्टेक, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क का कितना नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए, और जो चीजें आज जिस कीमत पर मिली उस कीमत पर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और इस हुकूमत की तो देखो ना, फेलियर की वन ऑफ द रीजन ये है कि जो आपके तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो फौज ने टेक ओवर कर ली है। उसकी वजह ये थी कि आपको नए रास्ते तलाश करने थे। आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आईटी के शोबे में रिफॉर्म्स करने की जरूरत थी। बिल्कुल। आपको जो 10 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट है कमोडिटीज की, उसको खत्म करने के लिए आपको एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स करनी पड़ी। बिल्कुल। और इसी तरह आपने मादनियात से जो पैसा इकट्ठा करना है वो एक तीसरा रास्ता था जी। यही वजह ना हुकूमतों की। ये तीन डिपार्टमेंट हैं जो हमारे मुल्क को एक्चुअली तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। हम अपने तमाम कर्जों से जान छुड़वा सकते हैं, IMF की मोहताजी और बाकी सारी दुनिया की मोहताजी से निकलकर पाकिस्तान खुद अपने पांवों पे खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही एक वाहिद रास्ता है। लेकिन देखो बात फिर वही आ जाती है कि हमेशा किसी एक महकमे या एक इंडिविजुअल की वजह से मुल्क नहीं चलते। ठीक। मुल्क के लिए तमाम कौम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा होना पड़ता है। उन जो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उन पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उनके अलावा आप जो मर्जी करें, क्योंकि देखो मुल्क तरक्की करेगा तो ये लोग तरक्की करेंगे, इन लोगों को एहसास कर लेना चाहिए। अब वो टाइम गुजर गया है, अब इनको तो बुनियादी तौर पे अब अवाम को भी शऊर आ रहा है। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ इस हद तक आ गया, उनको अच्छे बुरे की समझ आ गई है। अगर उन्होंने अब भी रियलाइज ना किया तो फिर मेरा ख्याल वक्त गुजर जाएगा, वक्त निकल जाएगा अगर अब भी रियलाइज़ ना किया। और फौज ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव बातें की हैं जावेद साहब ने, और यही बताया अगर जिस तरह से फ़ौज ने अब ये एग्रीकल्चर की बात करें, माइनिंग की बात करें, और जो डिपार्टमेंट्स टेकअप किए हैं इस टाइम पे फ़ौज ने, और ऐसे ही महसूस होता है कि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल हालात आए हैं, तो पाक फ़ौज ने ही हमेशा अपनी आवाम का साथ दिया, अपने मुल्क का साथ दिया। और जिस तरह से अब आज सिपहसालार आए और आके उन्होंने बड़ा एक पुरजोश खिताब किया और बड़ा वलवला था उनकी पूरी स्पीच के अंदर, बड़ा एक जो है आवाम के लिए, हर सुनने वाले के लिए उसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी थी। इसी तरह महसूस होता है कि अब ये सियासतदान इस काबिल नहीं रहे कि ये मुल्क के लिए किसी भी तरह से बेहतरी कर सकें। सो द कंट्री चीफ हैज़ टू स्टेप अहेड, और उन्होंने आके इस चीज़ को टेकअप किया। और अब बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, आसानियाँ भी होंगी उनके लिए, और ये सब कुछ होगा क्योंकि सियासतदानों के हाथ में तो कुछ नहीं है। सियासतदान तो आराम से आते हैं, आकर झूठ बोलते हैं। जिस तरह से मैंने अभी स्टार्ट में भी अपने इंट्रो में भी आपको दिखाया कि 20 रुपये लीटर पेट्रोल आज जो बढ़ा है, आवाम पर जो बोझ डाला गया है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, कहा बिलावल साहब ने। और जो कुछ किया इस मुल्क के अंदर, जो बेड़ा गर्क किया इस 15 माह के अंदर, ये सब वो लोग थे जो तजर्बाकार लोग थे। ये कहते थे हमारे पास तजर्बाकार टीम है, और ये वही अल्फाज हैं जो 2013 के अंदर नवाज़ शरीफ साहब जो इस मुल्क से भागे हुए हैं, वो 2013 में जब हुकूमत लेना चाहते थे तो हुकूमत लेने से पहले कहते थे कि हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, हमें किसी किस्म का मसला नहीं है, हमें पता है कि इस मुल्क में क्या ख़राबी है, हमें कहाँ से काम शुरू करना है। हम हुकूमत लेने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, हमें पता है कि हमारी तजर्बाकार टीम ने क्या करना है और मुल्क को कैसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। इक़्तिदार लेने के 6 माह के बाद उनकी दोबारा स्पीच आप देख लें तो नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जब इक़्तिदार संभाला तो हमें पता चला कि बहुत सी खराबियाँ हैं, बड़े मसाइल थे, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आई, अभी तक पता ही कुछ नहीं है। एंड द सेम लेम एक्सक्यूज़, यही बात आज फिर शहबाज शरीफ साहब भी दोहरा रहे हैं। और उन्होंने दोहराई, इस हुकूमत ने, PDM इत्तेहाद ने इस मुल्क को टेकअप करने से पहले, यहाँ पर जो रजीम चेंज किया उससे पहले महंगाई मुकाओ मार्च किए, अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि हमें पता है सोल्यूशन, हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं। ये सारी बात उन्होंने की। और फिर ये भी कहा कि हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। ये ठीक किया आपने इस मुल्क की मईशत। इस मुल्क की अवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, गरीब आदमी बेचारा। इस टाइम पे बिजली के बिलों को देखें, इस टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस को देखें, गैस को देखें, वो क्या करेगा, किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा, क्या करेगा गरीब आदमी। लेकिन ये बात सियासतदान नहीं सोचते हैं
किसी किस्म की सरकारी जो जितनी इनकी याशियाँ हैं उसमें कमी नहीं हुई है, और सारे का सारा बोझ जो है वो गरीब के ऊपर डाला गया है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाला गया है। शबर जैदी साहब की स्टेटमेंट्स आई कुछ मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब मैंने कोशिश की ज़राअत को ठीक करने की तो मुझे जो है वो ख़ास हलकों की तरफ से, यानी उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके समेत 40 MNAs मेरे पास आए, और उन्होंने आकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता, आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो ये बड़ा मसला होगा, लिहाजा आप इससे हटें। फिर उसके बाद जब शबर जदी साहब कहते हैं, मैं जब वो चेयरमैन FBR थे, उन्होंने कहा जब मैंने टैक्स पे बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगाने की बात की, तो फिर वज़ीर आज़म जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, वो और उनके साथ DGC जो है वो मेरे पास आए, उन्होंने आकर कहा कि आप ये मत करें, ये एहतजाज किया जाएगा, इसको रोक दें। और फिर उसके बाद कहते हैं जब मैंने और मज़ीद टैक्सेस की कोशिश की, जब भी टैक्स लगाने की कोशिश की, मेरे पास लोग इकट्ठे होकर आए। स्पेशली टोबैको की बात की उन्होंने कि टोबैको फैक्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की बात की, तो असद कैसर साहब और उनके साथ कोई 40 MNAs इकट्ठे होकर वो आ गए, उन्होंने कहा जी आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इन दी एंड मजबूर होकर उन्हें सारा टैक्स तनख्वाहदार तबके के ऊपर ही लगाना पड़ा। यही इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। यहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी जगह पे हो जो बरसर इक़्तिदार हैं, वो सब माफियाज़ के साथ मिले होते हैं, तमाम लोग माफियाज़ के हाथों में खेल रहे होते हैं जब पावर उनके पास होती है, और माफियाज़ के अकॉर्डिंगली इस मुल्क में प्ले कर रहे होते हैं, और इन दी एंड सारा टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर पड़ता है। तनख्वाहदार तबका ही पिस रहा है और उसे ही सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों की, सरकारी लोगों की तो पर्क्स देखें, इनकी याशियाँ देखें आप, तो वो ख़त्म नहीं होती। जब मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पेट्रोल मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिजली का यूनिट 100 रुपये हो जाए, पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, जिसको फ्री मिल रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उसी गरीब आदमी को जो ये सब भुगत रहा है, जो बेचारा अपनी अर्निंग करता है और अर्निंग के बाद उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते हैं कि वो अपने बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर ले। अब तो रोटी के लाले पड़ गए हैं गरीब आदमी को, करेगा क्या? जो तनख्वाहदार बेचारा गरीब आदमी जिसकी फ़िक्स इनकम थी, महंगाई इस हुकूमत ने आकर 4 गुना कर दी, और अब जाते हुए फिर वही तसल्लियाँ, वही बातें, वही एक सेम स्क्रिप्ट है शहबाज शरीफ साहब के पास। वो सेम स्क्रिप्ट इनका, जब इन्होंने 10 साल पंजाब का इक़्तिदार छोड़ा, यही बातें की थी कि हमें दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, इस मुल्क, अब तो कहते हैं इस मुल्क का नक्शा ही बदल देंगे, न जाने नक्शे में क्या तब्दीली लेके आएंगे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ये सब वो बातें हैं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तमाम सियासतदान अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, अवाम के साथ झूठे वादे करते हैं, और अपनी हर कोताही को, हर कमी को अपने मुंह से शहबाज शरीफ साहब आज फरमा रहे थे कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है करप्शन में, और कई सालों से जो होती आ रही है इस मुल्क के अंदर। तो याद रखें, यही शहबाज शरीफ साहब 10 साल इनका दौरे इक़्तिदार पंजाब का रहा, CM पंजाब रहे ये, और इनके भाई 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 बार हुकूमत की है इन्हीं के ख़ानदान ने, इन्हीं की पार्टी ने, और जिन्होंने बाकी हुकूमत की है मुशर्रफ साहब के दौर के अलावा, वो इन्हीं के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी वाले। अब ये वो लोग हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब अपने मुंह से ये फरमा रहे हैं कि करप्शन इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के केसेस, जिस तरह से रातों रात केसेस ख़त्म हुए हैं, वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनने के बाद हमने सुना कि सिकंदर साहब जो प्रोसिक्यूटर थे, और उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि मुझे बाकायदा आयोग की तरफ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बेटा उनका वज़ीर आला बन चुका है हमजा शहबाज साहब, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं इनको बंद कर दिए जाए, आप फॉलो ना करें इसको। और कहते हैं कि मैंने वही किया, मैंने एप्लीकेशन दी और मैंने कहा जी वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और मैं लिहाजा केसेस को फॉलो नहीं कर सकता। मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, वो कहते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे डॉक्टर रिजवान से। डॉक्टर रिजवान साहब DG FIA थे, आते ही उनको रिमूव किया गया, उनकी जगह अपने किसी ताबेदार को बिठाया गया, और फिर जब अपना ताबेदार बैठना था उसने क्या इंसाफ करना था और क्या कुछ करना था, क्लीन चिट देनी थी उसने। सो सारी सब तमाम लोगों को क्लीन चिट मिल गई, हमजा शहबाज को, सलमान शहबाज को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और तमाम केसेस जो करप्शन के थे वो ख़त्म कर दिए गए। यही होता है इस मुल्क के अंदर, यही हमारे इंसाफ का मयार है और यही यहाँ पे होगा। आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक जो पॉजिटिव बात की वो ये भी की कि हम पड़ोसी मुल्क के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, इंडिया की बात कर रहे थे, और अगर हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से यानी पड़ोसी मुल्क अगर सीरियस हो और सीरियसली बैठ कर किसी किस्म की गुफ्तगू करे, तो वो चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह से हम बैठ सकते हैं, बैठकर बात की जा सकती है। लेकिन ये जो फ़ौज का इनिशिएटिव आज जो लिया गया है माइंस के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर अगर आप माइंस पे थोड़ी सी रिसर्च करें, माइंस एंड मिनरल्स पे, हमारे पास सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, KPK का बहुत सा इलाका, वहाँ पे अल्लाह का दिया पहाड़ों के अंदर अल्लाह ने
इतने ज़खायर, इतना कुछ रखा हुआ है कि जिसकी हमारे मुल्क के अंदर कोई कमी ही नहीं है किसी किस्म की, और हम जब चाहें वहाँ से माइनिंग कर सकते हैं। और इस मुल्क के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं यहाँ पे जो चाहते थे माइंस करना, लेकिन कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया गया, उनके फेवर के अंदर वो काम नहीं किए गए। यहाँ पे साइन एक सिग्नेचर कराने के लिए मिनिस्ट्रीज़ के अंदर रुलते रहे हैं लोग आके, फॉरेनर्स रुलते रहे हैं आके, फॉरेन कंपनीज रुलती रही हैं, लेकिन कभी भी ये काम पॉजिटिवली इस मुल्क के अंदर नहीं हो सका। अब जो ये इनिशिएटिव लिया है फ़ौज ने डायरेक्टली आके, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि फ़ौज ने हमेशा डिलीवर किया है इस मुल्क के अंदर। कोई भी चीज़ जब फ़ौज ने टेकअप की है, फ़ौज बाअसूल तरीके से चलती है, और बाअसूल तरीके से कोई भी काम इस मुल्क के अंदर करना हो तो हमारी पाक फ़ौज करती है और करके दिखाती है। और यही हुआ है कि पाक फ़ौज ने करके हमेशा दिखाया इस मुल्क के अंदर हाउ दे हैव डिलीवर्ड, और किस तरह से वो हमेशा इस मुल्क में डिलीवर करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। सो जो माइंस और एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, और हमारे पास ज़राअत का जो शोबा है इसमें कभी भी हमने देखा है कि इन गुज़िश्ता 50-40 सालों के अंदर ज़राअत के शोबे के अंदर किस गुना तरक्की दुनिया कर गई, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। हम एक ज़राई मुल्क होते हुए हर साल हमें बाहर से कभी चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कभी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कभी सब्ज़ियाँ टमाटर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आज तक हम इन चीज़ों पर खुद कफ़ील नहीं हो सके, एंड द रीज़न इज़ करप्शन। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सियासतदान यहाँ पे किकबैक्स लेते हैं, यहाँ पे कमीशंस लेते हैं, हर किसी का अपना लालच होता है। अभी जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जब पर मेगावाट जो कॉस्ट आई उनकी वो $6 लाख थी। $6 लाख पर मेगावाट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किए गए IPP से जो पावर प्लांट्स थे। और हमारे मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, जरदारी साहब के दौर के अंदर $1.1 मिलियन यानी $11 लाख पर मेगावाट के मुताबिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए। तो ये जो इसमें $5 लाख का डिफरेंस था वो सब कमीशंस एंड किकबैक्स थे, वो सब वो पैसे थे। यानी आप पर मेगावाट अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और फिर इसी तरह लंदन के अंदर फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, इसी तरह इस मुल्क के अंदर फॉरेन प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं, और फिर अपना सारा पैसा बाहर रख के, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा, बिलावल साहब, इनकी अपनी इतनी प्रॉपर्टीज़ बाहर मौजूद हैं, लेकिन आवाम को आके खिताब करते हैं और कहते हैं जिस मुल्क के अंदर जब पेट्रोल बढ़ेगा गरीब आदमी के लिए हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी। और अब जब पेट्रोल बॉम्ब गिराया यहाँ पे, आज पेट्रोल की कीमत 273 रुपये लीटर हो चुकी है दोबारा से। दो बार आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिखाने की कोशिश की, विच वॉज एक्चुअली फेक। 5 रुपये 5.5 रुपये लीटर कमी की कुछ टाइम पे, और थोड़ा सा नीचे लेके आने के बाद अचानक से 20 रुपये इजाफा किया। हुकूमत जा रही है, वेरी फ्यू डेज़ आर लेफ्ट, यानी अब कहा जा रहा है कि 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दी जाएंगी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को नोटिफाई कर दिया जाएगा और उनको ये समरी मूव कर दी जाएगी कि असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं। अगर वो एक्सेप्ट ना भी करें तो 11 को यानी 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी, और असेंबलीज़ के डिज़ोल्व होने के बाद जो केयर टेकर सेटअप आएगा 90 रोज़ के बाद वो इंतखाबात कराएगा। आज की अगर एक शाहसुर्खी भी आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने 90 अरब रुपया अपने M&As को, अपने इस मुल्क के अंदर जो M&As हैं उनमें बांटा है तरक्याती फ़ंड के नाम पर। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे इनके पास 20 अरब रुपया नहीं है इलेक्शंस कराने के लिए। जब इस मुल्क के अंदर एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस फैसले के अंदर यही कहा गया कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, जो एक आइनी तरीक़ेकार था, आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ था, लेकिन उस आइनी फ़ैसले को रोंदा गया, उसके पड़खच्चे उड़ाए गए और किसी किस्म से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बड़े लेम एक्सक्यूज़ दिए गए, कहा गया वज़ारत ख़जाना के पास पैसे ही नहीं हैं, जबकि उसी टाइम पे लैपटॉप के लिए पैसे निकाले गए, बाकी तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे निकाले गए। 80 अरब रुपया उस टाइम भी बांटा गया था, लेकिन 80 अरब देने के बाद हुकूमत के पास 20 अरब के इलेक्शंस के लिए देने के लिए 20 अरब का फ़ंड नहीं था। 21 अरब का फ़ंड एक एग्जैक्ट फिगर थी जो रिक्वायर्ड था, लेकिन 21 अरब का फ़ंड अवेलेबल नहीं था। सिमिलरली अब शहबाज शरीफ साहब ने 90 अरब रुपया मज़ीद बांट दिया है अपने M&As के अंदर तरक्याती फ़ंड के नाम पे, चूँकि इलेक्शंस आने हैं और इलेक्शंस की तैयारियाँ करनी हैं। यहाँ पे जो करोड़ों रुपया, यानी अगर एक MPA के हल्के के अंदर आज एस्टिमेटेड 15 करोड़ रुपया रिक्वायर्ड है और MNA के लिए शायद 25 करोड़ रुपया रिक्वायर्ड है, तो ये 15 और 25 करोड़ रुपया जो रिक्वायरमेंट है, ये तमाम MPAs MNAs को पैसे पहुँचेंगे तो वो कमिंग इलेक्शंस के अंदर ये पैसा अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर से पैसा दिया गया तरक्याती फ़ंड्स के नाम पे। यहाँ पे करप्शन किस तरह से होती है, मैं अगर नाज़रीन आपको थोड़ा सा बताऊँ, यहाँ पे तरक्याती ठेके जो दिए जाते हैं, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते हैं और उनसे किकबैक्स कमीशन लिया जाता है उन ठेकों की मद के अंदर।
यानी कि अगर कॉस्ट देखी जाए तो वो कॉस्ट शायद उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट से उसको डबल कर दिया जाता है और पैसे डबल ले लिए जाते हैं, और उसके ऊपर जो है फिर दोबारा वही किकबैक्स और वही कमिश्निंग और वही जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े दर्द दिल से बताया कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो शहबाज शरीफ साहब, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। आप इस मुल्क के अंदर 10 साल पंजाब में हुक्मरानी करते रहे, आपका भाई 3 बार वज़ीर आज़म यहाँ रहा है और आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार रही है। और अगर आप आज कह रहे हैं कि इस मुल्क में करप्शन होती आ रही है गुज़िश्ता कई सालों से, यू आर द रीज़न ऑफ इट। आप यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। आपको भी सोचना चाहिए कि फिर आपकी पार्टी ने करप्शन की है तो क्यों की है। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।